नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच। वही जिसमें हम 5 टॉपिक्स को 5 फैक्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। आज के हमारे टॉपिक हैं DRDO, ज्ञानपीठ अवार्ड और कुछ मिसलेनियस न्यूज़ हैं जिनका हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी थी, वो ये है कि प्लीज़ आप इस जो भी वीडियो सीरीज़ है इसको आप वन टाइम या करंट अफेयर्स के नज़रिए से मत देखिए। इस वीडियो सीरीज़ में मैं उस दिन के करंट अफेयर्स को तो कैटर करता ही करता हूँ, साथ में बहुत सारा कंसेप्चुअल और जो हमारा फैक्चुअल स्टैटिक डेटा है उसको भी इस सीरीज़ में, इस वीडियोज़ में कंपाइल करके रखता हूँ, ताकि ये वीडियो आपके न केवल इस करंट अफेयर्स के काम आए बल्कि आगे आने वाले समय में भी या हमेशा आने वाले समय में आपको ये सीरीज़ एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद हो। तो यही मेरा कहना था कि अगर आप पुरानी डेट का वीडियो देखते हैं तो ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो पुराना हो चुका है और करंट अफेयर्स इसमें था। करंट अफेयर्स उस दिन का रहता ही रहता है, बट उसके साथ बहुत सारा ऐसा डेटा है जो कि हमारे हमेशा काम आने वाला है, वो हमेशा यूज होने वाला है। आई होप ये छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो हमने कल पूछे थे। तो जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स हमने आज दे रखे हैं। हमने पूछा था कि म्यांमार से जो हमारे बाउंड्री टच होती है स्टेट्स की, उनका नॉर्थ से साउथ क्या क्रम है। तो उनका क्रम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर हमने पूछा था कि जो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनका क्या नाम है, तो वो है मिस्टर एस जयशंकर, मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये थे हमारे कल के क्वेश्चन और उनके आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है ज्ञानपीठ अवार्ड। आप इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ये ज्ञानपीठ अवार्ड है, हिंदी में इसको ज्ञानपीठ बोलते हैं। अगर इंग्लिश में जाएंगे तो इसका शायद कुछ और ही उच्चारण निकलेगा, बट ये ज्ञानपीठ अवार्ड है। न्यूज़ में क्यों है, अभी क्या हुआ है, दो जो हमारी हस्तियां हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। एक असमी पोइट नीलमणि फुकन करके हैं, उनको मिला है। दूसरे हैं कोंकणी नोवेलिस्ट दामोदर मौजो। तो इन्होंने भी ज्ञानपीठ अवार्ड को जीता है, या विनर हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के। आइए जानते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है और ये क्यों दिया जाता है। तो हम जानते हैं सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। समझिए गए होंगे कि लिटरेरी में ये सबसे ओल्डेस्ट और हाईएस्ट अवार्ड है। हर साल दिया जाता है, मतलब इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1965 में हुई थी। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है। दूसरा है कि ये ज्ञानपीठ अवार्ड है, लिटरेरी में दिया जाता है। इसका मतलब है उनको ही दिया जाता है, उन लेखकों को दिया जाता है जो कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं उस लिटरेचर में या टुवर्ड्स लिटरेचर में। वो जितना भी अच्छा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करेंगे उनको ये दिया जाता है। इस अवार्ड अब किस में करेंगे, लिटरेचर किस में होगा, हमारी भाषाओं में होगा। तो ये इसकी एक कंडीशन है कि ये जो अवार्ड है, और ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, कि ये जो अवार्ड है ओनली इंडियन राइटर्स को दिया जाता है और इंडियन लैंग्वेजेस को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में इंक्लूडेड हैं। और इसके साथ ही साथ इंग्लिश में भी दिया जाता है, मतलब शेड्यूल 8 में जो भी हमारी 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं उनमें इंग्लिश नहीं है। तो ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो 23 लैंग्वेज में दिया जाता है। एक तो शेड्यूल 8 में पाई जाने वाली सारी 22 की 22 भाषाओं में और 23वां इंग्लिश में। इसमें इसका एक जो हम बोल सकते हैं कि कंडीशन वो ये भी है कि ये नो पोस्थुमस कन्फेरल, मतलब कि मरणोपरांत ये जो सम्मान है नहीं दिया जाता। तो ज्ञानपीठ अवार्ड उनको ही दिया जाता है जो कि जीवित होते हैं और लैंग्वेज में, लिटरेरी के फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब इसका प्राइस क्या होता है, तो प्राइस में कैश देते हैं। कैश समय समय पे बढ़ता रहता है, इस पे अमेंडमेंट होते रहते हैं, कभी 14 लाख, कभी 15 लाख, इस तरीके का रहता है। एग्जाम से कैश कितना दिया जाता है ये नहीं शायद पूछेंगे। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि जो एक उनको मूर्ति मिलती है वो ब्रॉन्ज की होती है और वो होती है रेप्लिका ऑफ सरस्वती, उनको ही ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा प्राइस रहता है। अभी सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड का सिलेक्शन कैसे होता है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड का सिलेक्शन क्या होता है कि हर एक लैंग्वेज के जो भी बहुत अच्छे नॉवेल्स होती हैं या बहुत सारे कुछ उसका जो वर्क निकल के आता है वो एक कमेटी को जाता है। उस कमेटी उनको नामों को स्क्रूटनाइज करता है। इसके बाद मतलब वो कमेटी देखती है कि नहीं ये बंदे हैं, इनमें से दे सकते हैं। और फिर वो जो स्क्रूटनाइज होने के बाद एक ज्ञानपीठ अवार्ड सिलेक्शन बोर्ड है, वहाँ पर उनकी रिकमेंडेशन जाती हैं और वो जो बोर्ड होता है वो विनर्स को हमारे अनाउंस करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ज्ञानपीठ अवार्ड। आई होप आपके थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है। एग्जाम्स में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे, बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की किसी भी एग्जाम्स में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब देखते हैं कोई एग्जाम्स का तो कोई ना कोई लिंक होता है और हमें से वही इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है जो हमें पता होनी चाहिए। ज़्यादा हमें वहाँ उस पर अंदर अंदर जाके पीएचडी करने से कोई मतलब नहीं होता।
आइए आगे देखते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है डीआरडीओ। इससे पहले मैं आपके साथ और बोलना चाहूँगा कि हमारी टीम बी पॉजिटिव और बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रही है टाइम पे, और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बी पॉजिटिव एक मतलब प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज मिले और बहुत सारा उनको तरीका मिले आगे बढ़ने का। तो जो हमारी टीम है, उनके एक मेंबर हैं, आपको पता ही है, वसिका मैम, अभी इंग्लिश के 5 वर्ड्स आपके साथ रोज़ डिस्कस करती हैं न्यूज़पेपर्स के। काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं वो। आई होप आपको एंजॉय भी आ रहा होगा, बहुत अच्छे से वो आपको डिटेल में बताती हैं। वो जो वसिका मैम है, वो एक इनिशिएटिव और लेके आ रही हैं आप लोगों के साथ। वो इनिशिएटिव बहुत जल्द आपके साथ डिस्कस करेंगी, या उस पे उसको आपको इन्फॉर्मेशन देंगी, उस जो भी वो इनिशिएटिव ला रही हैं। और वो इनिशिएटिव जो होगा वो होगा कि वो डेली न्यूज़ में जो भी 5 वर्ड लोकेशंस होंगी, वो लोकेशंस के इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, और वो लोकेशंस से और कौन कौन सी लोकेशंस हम कोरिलेट कर सकते हैं, मीन्स जो लोकेशंस हैं उनके बारे में वो किस न्यूज़ पे हैं, और उस लोकेशंस के बारे में कुछ डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके के इनिशिएटिव लेके आ रही हैं। आई होप वसिका मैम का ये इनिशिएटिव भी आपके काम आए, आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक में, जो है डीआरडीओ। डीआरडीओ न्यूज़ में क्यों है? तो अभी डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुली टेस्ट मिसाइल किया है, जो कि डिप्लॉय हो सकता है नेवल के वॉरशिप्स में। मतलब जो हमारी नेवल फोर्स है, उसके जो वॉरशिप्स होते हैं उसमें मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय हो सकता है। इस तरीके के उन्होंने अभी मिसाइल का टेस्ट किया है, वो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। तो ये तो न्यूज़ थी। बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ, जैसे हमें पता ही है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम बहुत कुछ जान जाते हैं कि नाम से सब कुछ छिपा है, तो नाम में ही छिपा है इसमें कि डिफेंस का है, रिसर्च और डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफेंस की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। प्रीमियम एजेंसी है, हमें पता ही है डीआरडीओ हमारे देश की जो डिफेंस के रिलेटेड डेवलपमेंट और रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे बड़ी एजेंसी है। और बात डिफेंस की आती है तो ऑब्वियसली ये एजेंसी जो होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करेगी। चार्ज है, इसका काम क्या है? वही मिलिट्री की रिसर्च और डेवलपमेंट पे। तो अभी आई होप डीआरडीओ का आपको पता चल गया होगा कि क्या है। डीआरडीओ फॉर्म हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और चेयरमैन इसके अभी हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। ये इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स आते हैं वो कुछ भी पूछ ले रहे हैं, तो चेयरमैन का नाम भी मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि बहुत बड़ी एजेंसी है, डिफेंस से रिलेटेड है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि डीआरडीओ के चेयरमैन हमारे सतीश रेड्डी हैं, बड़ी हस्ती हैं। मोटो हम जान लेते हैं। मोटो हमारा है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नाम से पता चल रहा है कि जो मतलब ताकत का उद्गम है वो विज्ञान में है। तो दिस इज ऑल अबाउट मोटो ऑफ डीआरडीओ। पूछ सकते, मैंने इस पॉइंट्स को इस वजह से रखा कि कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे इस बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में आप बोलेंगे कि हर बार मैं यूपी पीसीएस का ही देता हूँ। एक्चुअली वही एक ऐसा एग्जाम है जो कि फैक्चुअल डेटा को भी बड़े प्यार से पूछता है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ। उसमें पूछा था कि शायद कि जो टीबी करके हमारा जो है ट्यूबरकुलोसिस, उस पे कि उसका थीम क्या था, तो पूछ लेते हैं कभी कभी। और जैसे ये बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, डीआरडीओ हो गया और वो, तो इनके मोटो, जैसे हमारे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनके हर एक फोर्स का अलग मोटो होता है, तो वो पूछ सकते हैं क्योंकि ये एक ही बार होते हैं और ये तो रोज़ रोज़ चेंज करते नहीं अपने मोटो, होते भी नहीं। तो उनको पूछ सकते हैं कि उनका क्या क्या है। तो अगर एक बार हमने कहीं पढ़ा है तो हम अगर दिमाग में कभी स्ट्राइक कर जाएगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इस वजह से मैंने ये पॉइंट दिया। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, आपको समझ में आ गया होगा। डीआरडीओ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली क्या, बहुत कम समय लेते हुए आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। उनका प्रोजेक्ट डेविल था। इसके फिर IGMDP, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, IGMDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप ध्यान देना। तो जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसके तहत जो डीआरडीओ ने बहुत सारी मिसाइल्स बनाई थी। कौन कौन सी? जैसे अग्नि हो गई, पृथ्वी होगी, आकाश होगी, त्रिशूल होगी, नाग मिसाइल्स, ये बहुत सारी मिसाइल्स थी, इनको बनाया गया था। इसमें बहुत सारी मिसाइल्स जो होती हैं वो हमारी क्रूज़ होती हैं, बहुत सारी जो होती हैं वो हमारी बैलिस्टिक होती हैं। इसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट डेविल था, यही आगे बढ़ के प्रोजेक्ट पृथ्वी के नाम से भी, जो हमारी पृथ्वी मिसाइल्स है उनके नाम पे आगे बढ़ा है। फिर इनके वेरिएंट आने लगे, अग्नि के 1 2 3 4 5, पृथ्वी के 1 2 3। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे फिर वेरिएंट्स आए हैं, और हर एक वेरिएंट का
मतलब कि उसका टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट और उसके साथ साथ उसकी जो मारक क्षमता दूरी है उसका इन्हेंसमेंट। दो ही चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजिकली और ज़्यादा दूर तक मारने की क्षमता। जब भी अगर अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 की बात आती है तो आप बस यही दिमाग में रखिएगा कि जब भी इनका इन्हेंसमेंट होता है तो एक तो वो टेक्नोलॉजिकली साउंड होगी। मैंने बहुत पहले आपको एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि ऑब्जेक्ट छिप जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता कोई भी उससे जो मतलब जो रेज होती हैं या माइक्रो वेव जो भी रेज उससे टकराती हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, तो वो क्या करता है कि अपनी आइडेंटिटी को छिपा देता है। दैट इज़ स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी है। तो जो भी इस तरीके की जो मिसाइल्स होती हैं उनमें कोई कुछ भी अपग्रेडेशन होता है तो एक तो टेक्नोलॉजिकल होता है, टेक्नोलॉजिकल मीन्स कि स्टेल्थ हो जाती हैं या काफ़ी फास्ट हो जाती हैं। दूसरा होता है उनकी मारक क्षमता की दूरी का, कि वो 200 किलोमीटर मारती हैं तो फिर 500 किलोमीटर मारेंगी, फिर 2000 किलोमीटर मारेंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा जो IGMP था, MDP सॉरी, जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। एक्चुअली हमारा जो आज का टॉपिक है वो DRDO है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। इसके बाद DRDO ने और बहुत सारे मेजर सिस्टम्स बनाए हुए हैं। एयरक्राफ्ट एवियोनिक्स में इसने बहुत महारत हासिल की हुई है। UAVs जो होते हैं हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जैसे होता है ना कि अभी आजकल क्योंकि वहाँ पर UAV पाया गया, या जो आजकल हमारे रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, तो अनमैन्ड वो हमारे रहते हैं एरियल व्हीकल, जो कि सर्वेलेंस के काम आते हैं, रेक्की के काम आते हैं, कहीं कुछ छानबीन करना है उसके काम आते हैं। तो DRDO उसमें बहुत सारी हेल्प करता है। स्मॉल आर्म्स बनाने में जो कि आर्मी में यूज होने वाले हैं, टैंक्स, सोनार सिस्टम जो कि हमारा डिस्टेंस बताता है, जो नेवल्स में के जो शिप्स होते हैं उनका या उनको डायरेक्शंस बताता है, तो सोनार सिस्टम्स में भी DRDO काफ़ी महारत हासिल कर रहा है और बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। और मिसाइल सिस्टम तो मैंने आपसे बताया। एक चीज़ और, एक जो तेजस एयरक्राफ्ट है ये भी बनाया तो HAL ने है। HAL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक कंपनी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की ही है। उसके साथ कोऑर्डिनेट करके DRDO ने तेजस एयरक्राफ्ट बनाया, जो कि इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट है। मतलब लो अटैकिंग एयरक्राफ्ट है, वो फाइटर एयरक्राफ्ट है, बट काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट DRDO। आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल डेटा और दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि हाँ DRDO क्या है। आगे बात कर लेते हैं। आज का हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है CPCB। CPCB मतलब होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये न्यूज़ में क्यों जान लेते हैं। न्यूज़ में है कि अभी दिल्ली में रेन हुई है, बारिश हुई है, जिससे कि जो वहाँ की एयर क्वालिटी है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वो एयर लिख गया, एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो ये CPCB ने बोला है कि आफ्टर रेन इन कैपिटल जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। मैं ये जो CPCB है हमारा, ये 21 नवंबर 2021 का जो सेशन था उसमें मैंने कवर किया है, तो प्लीज़ आप उस डेट का जाके देख लीजिएगा। मेरे हर एक वीडियो में जो थंबनेल रहता है उसमें जो स्टार बना होता है उसमें टॉपिक लिखे रहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, इसी वजह से कि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स का डिस्कशन हुआ है। तो आप वहाँ से देख लीजिए थंबनेल से, और मैंने डेट भी यहाँ पे दे रखी 21 नवंबर का है, तो आप वहाँ से प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आगे आने वाले टॉपिक्स में मैंने ऐसा ही बताया है आपको, क्योंकि जो थे उनको मैं पहले ही आपके साथ डिस्कशन कर चुका था। FSPA मैंने कल ही किया था आपके साथ। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बहुत मांग चल रही है कि अभी ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था वो हटा दिया जाए। तो अभी रिटर्न में गवर्नमेंट को एक अपील गई है कि इसको रिपील किया जाए। ये कल 7 दिसंबर के सेशन में मैंने इसको आपके साथ डिस्कस किया था। प्लीज़ आप कल के वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको FSPA के बारे में बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा। एक्चुअली आज के न्यूज़ में मैं भरा पड़ा था FSPA, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार बता देता हूँ कि मैंने इसमें डिस्कशन किया है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ओलंपिक। ओलंपिक पर भी हमने इससे पहले चर्चा की हुई है। मैंने यहाँ पे आपकी डेट भी मेंशन कर दी है, 23 नवंबर को मैंने ओलंपिक के बारे में आपसे बात की थी। तो प्लीज़ आप 23 नवंबर का वीडियो देख लीजिएगा। आप इस टॉपिक पे जाएंगे आपको मिल जाएगा कि ओलंपिक के बारे में क्या है। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में ये है कि अभी US ऑफिशियल्स ने बॉयकॉट किया है बीजिंग ओलंपिक्स, जो अभी विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं उनको। तो चाइना ने बोला है कि US विल पे द प्राइज़, क्योंकि किसी भी देश में कोई बड़ा अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है और उस ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट को कोई भी कंट्री अगर बॉयकॉट करती है, मना करती है वहाँ आने से या अपने खिलाड़ियों को भेजने से, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होती है, जो कि होस्टिंग नेशन होता है। तो यहाँ चाइना के लिए
बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक रेट्रोसिटी मतलब बहुत दुखद चीज़ है ये, या उनकी छवि को धूमिल करने वाली बात है कि किसी कंट्री ने वहाँ पे आने से मना कर दिया ड्यू टू, अब जो भी मान लीजिए कोरोना है या बहुत सारे रीजन से। तो ये इस वजह से न्यूज़ में था, तो मुझे लगा कि मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि ओलंपिक के बारे में हम बात कर चुके हैं एक बार आपसे। तो आप 23 नवंबर का सेशन देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ओलंपिक्स के बारे में सारा सब कुछ मिल जाएगा। मैंने उसमें डिटेल से आपसे चर्चा की है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि प्लीज़ आप इस सेशन को या इस लेक्चर सीरीज को ऐसा मत सोचिए कि नहीं ये सिर्फ करंट अफेयर्स का है। इसमें जो टॉपिक्स हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो डिटेल्स फैक्चुअल रेदर कंसेप्चुअल हैं, वो आपको हमेशा काम आने वाली हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आज बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं हमने आपसे डिस्कस किए हैं, तो आज क्वेश्चंस फॉर द डे नहीं था, आज सिर्फ क्वेश्चन फॉर द डे है। और वो एक ही क्वेश्चन पूछा। आज हमने आपसे डीआरडीओ के बारे में बात की थी, आज हमने आपसे हमने मिसाइल के बारे में बात की थी। इवन हमने वहाँ पे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल बोला भी था। मैंने वहाँ पे आपको इस वजह से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने क्वेश्चन दे रखा था। तो आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। तो आपको और आप इतना, मुझे पता है कि आप बहुत कम लोग रिप्लाई देते हैं, बट जब भी अगर आपको रिप्लाई देना ही तो आप एक एक लाइन में इनको सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए, बेसिक बता दीजिए कि बैलिस्टिक और क्रूज में क्या होता है। वैसे अगर लिखने बैठेंगे तो कम से कम 10-10 इसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे, बट जो मेन फीचर, जो मेन डिफरेंस है वो आपको यहाँ बताना है। तो आई होप आपको आज का सेशन थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। और जो हमने आपको एक जो इनिशिएटिव है, जो इस लेक्चर सीरीज का मेन मोटो है कि आपको हमेशा काम आए वीडियोज़, वो उसका। और दूसरा, जो वत्सिका मैम नए बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आ रही हैं, उनके बारे में बताया कि जो 5 लोकेशंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे।